themselves in certain specified directions, certain specified डायरेक्शंस। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब जब भी हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर जो भी प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग मोशन का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने आप को विद रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यानी जो अप्लाइड फील्ड है उसकी डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में अपने आप को ये क्या करते हैं, फिक्स्ड डायरेक्शन में, स्पेसिफाइड डायरेक्शंस होती हैं, लिखा हुआ है सर्टेन और फिक्स्ड स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, उसमें अपने आप को क्या करते हैं, ओरिएंट कर लेते हैं। ओरिएंट मतलब अरेंज कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, और जैसे हम इसे समझ लेते हैं एक डायग्राम से। ठीक है, ये हमारा है ये जेड एक्सिस है। ठीक, और जेड एक्सिस के अलोंग में क्या किया हमने, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अलोंग टू, ठीक है, और ये एच लिखा है, इसका एच मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। और ये क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन ये है जो शो हो रही है। ठीक है, और ये जेड है, ये क्या है, जेड एक्सिस है। हम एज्यूम करते हैं कि ये जेड एक्सिस के अलोंग हमने इसे क्या करा है, पुट किया है, जेड एक्सिस के अलोंग में रखा हुआ है। ठीक, चलिए, तो अब ये जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो मैं ये जो डायग्राम दिखा रहा हूँ ये फॉर L इक्वल टू 1 शो कर रहा हूँ। L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1 का मतलब कौन सा होता है, P सब शेल, P सब शेल। तो P सब शेल में आप देखेंगे कि 3 ऑप्शन है, 3 आंसर, 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। ठीक है, लिखा हुआ देखो ये रहा P सब शेल, L इक्वल टू 1 और कितने, 3 ऑर्बिटल्स। और 3 ऑर्बिटल्स में से एक की वैल्यू क्या है, प्लस, एक की वैल्यू माइनस और एक की वैल्यू क्या है, 0। किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। देखो मैग्नेटिक फील्ड में क्या लिखा है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड में एम एल की वैल्यू L इक्वल टू 1 के लिए -1, 0 और +1। तो ये -1 क्यों है, 0 क्यों है, +1 क्यों है। ठीक है, ये अभी समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें अरेंजमेंट जब होता है तो अरेंजमेंट में ये अपने आप को ऐसे ओरिएंटेड करते हैं। ठीक है, एक बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये एंगुलर मोमेंटम है। क्या है ये, एंगुलर मोमेंटम, एक परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल। एक दूसरा क्या करेगा, जस्ट 45 डिग्री। ये यहाँ पर अपने आप को यहाँ अरेंज कर लेगा। ठीक है, तीसरा, और थीटा है एंगल, ये थीटा है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा। ठीक, और ये 45 है, ये वाला एंगल आपको पता है, ये 45 एंगल है। ये वाला एंगल कितना है, 90। ये थीटा एंगल लिया है, जेड के रेस्पेक्ट में थीटा है। ठीक है, और थीटा से क्या होता है, LZ, मैं लिख दूंगा, लैंग्वेज लिख दूंगा। ठीक है, ये आपको पता है, ये छोटा एंगल 45 और ये बड़ा एंगल क्या है, 90। ठीक, अब एक तीसरा अपने आप को कहाँ अरेंज करेगा, जस्ट इसके इधर से 45 यानी 135 एंगल पर। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल होगा, ये होगा 135 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 45 डिग्री। ठीक है, छोटा एंगल 45, मिडिल वाला 90 परपेंडिकुलर है और ये वाला बड़े वाला 135। तो ये एंगुलर मोमेंटम है, ये अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा। ठीक है, तो ये इसको अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कितनी आती है, जब हम एक्सपेरिमेंट से सॉल्व करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के बेस पर ये L अभी लिखा था ना हमने एंगुलर मोमेंटम, तो ये L इक्वल टू आता है √2
एच अपॉन 2 पाई, ठीक। और ये वैल्यू कितनी आती है, ये आता है L इक्वल टू √2 एच अपॉन 2 पाई। ये वाली वैल्यू कितनी आती है, L इक्वल टू √2 एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। यानी तीनों का आंसर सेम आएगा ही, ऑब्वियसली तीनों का आंसर सेम। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है L का फॉर्मूला क्या है, √। अभी हमने लिखवाया था L का मैथमेटिकल फार्मूला, देखो ये लिखा था हमने, ये रहा L का मैथमेटिकल फार्मूला। L एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इनको √L इंटू L प्लस 1 इंटू h/2 पाई। तो L की वैल्यू P के लिए क्या होती है, ये तो सभी के लिए 1 है ना, 1 रहेगा, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी 2 इंटू 1 यानी √2, तो सभी का आंसर सेम आता है, ठीक है। तो ये सभी का आंसर इस तरह से सेम होगा, ठीक। अब ये उसकी वैल्यू हमने फार्मूला तो लिख लिया है कि ये फार्मूला क्या है क्या नहीं है, ठीक। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे थीटा से इसे रिलेट करते हैं। नेक्स्ट वाले पेज पर हम चलते हैं, ठीक है, और हम फार्मूला लिखते हैं, इसी से रिलेटेड है, ठीक। यहाँ थीटा एंगल ये जो हमने लिखा है इसी से रिलेटेड होता है। हमारे पास फार्मूला है LZ इक्वल टू होता है L इंटू कोस थीटा, ठीक है। ये L क्या है, L इज़ द एंगुलर मोमेंटम, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ठीक है, इन एन ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने, अब इसे हम हटा देते हैं, और जो रिक्वायरमेंट होगी फिर हम उस पेज को लेकर आएंगे, क्योंकि उस पेज पर ही लिखा हुआ है जो भी डायग्राम हमारा बना हुआ है, ठीक। ये LZ क्या है, LZ इज़ द Z कंपोनेंट, यानी जो वेक्टर बनता है Z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, Z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये थीटा क्या है, थीटा अभी तो बताया था, थीटा क्या है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन Z एक्सेस एंड एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का और जेड का देखो डायग्राम में, देखो ये रहा थीटा, ये थीटा एंगल 45 डिग्री एंगल है इसके लिए, एक के लिए, दूसरे के लिए कितना 90 डिग्री एंगल है, और तीसरे के लिए कितना है, तीसरे के लिए क्या है 135 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो ये इनका जेड कंपोनेंट है, यानी कि वेक्टर, उसका वेक्टर जेड के रेस्पेक्ट में क्या बनाएगा, क्यों, क्योंकि भी तो पता है वेक्टर क्वांटिटी है, अभी तो हमने लिखा है वेक्टर सम है, इसलिए हमने लिखा कि वेक्टर सम है, ये समझने के लिए। तो ये वेक्टर है, तो 3 वेक्टर बनते हैं, 3 वेक्टर आते हैं, मतलब रिजल्ट मैथमेटिकली 3 वेक्टर बनता है। एक्सपेरिमेंट में भी ऐसे ही 3 टाइप का ओरिएंटेशन मिलता है, ठीक है। चलिए तो अब ये वैल्यू किसके इक्वल है, L की वैल्यू तो अभी हमने लिखी थी, L वैल्यू, ठीक है, L तो हमें पता ही है, L इक्वल टू √L इंटू L प्लस 1 h/2 पाई, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अभी हमने नोट किया, ये ड्राइव हो जाता है, लेकिन हमें इसके डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। अब LZ का ML के साथ भी रिलेशन होता है, LZ इक्वल टू क्या होता है, ML h/2 पाई होता है, ठीक है। और ये ML क्या है वो आपको पता है, ML क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये ML मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो इसके साथ ये रिलेटेड होता है इस तरह से, यानी कि LZ को बताया ना, पूरे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से ही सारे क्वांटम नंबर निकलते हैं, तो ये क्वांटम नंबर यहाँ से आता है। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो देयरफॉर ML किसके इक्वल होगा, ML इक्वल टू √L प्लस 1 इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो इसी क्या क्या आता है, कोस थीटा की वैल्यू आ जाती है, ठीक है।
तो अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ एल की वैल्यू क्या है, कोस थीटा कितना होगा 45, पहले केस में 45 डिग्री है, दूसरे केस में 90 डिग्री है, तीसरे केस में 135 है। तो 45 वाले को अगर आप देखेंगे तो कोस 45 की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, कोस 45 कितना होगा, ठीक है, ये तो 1 ही है, ठीक, तो वो आंसर कितना आएगा कोस 45, ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेना, पुट कर लेना, यहाँ पर ml आ जाएगा, तो आंसर आएगा +1, आंसर क्या आएगा +1 आएगा इसका, ठीक है। दूसरा, जब आप कोस 90 रखोगे, कोस 90 0, तो कोस 90 रखोगे तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 0, यानी कि एक आंसर 0 आ जाएगा। जब 135 रखोगे तो कोस 135 मतलब 90 से बड़ा एंगल है, 90 से बड़ा एंगल है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तो नेगेटिव में जब आप वैल्यू देखोगे तो आएगा आंसर -1। तो आपको कोस 45 यहाँ पुट करना है, ठीक है, यहाँ पर जो 45 एक वेक्टर के लिए, दूसरे वेक्टर के लिए 90 पुट करना है, तीसरे के लिए 135 पुट करना है। तो जैसे ही आप वो पुट करोगे आपको ml की 3 वेरिएबल वैल्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है, ml की 3 वैल्यूज़, यू गॉट द 3 वैल्यूज़ ऑफ ml, ठीक है। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब अगर आप इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, एक तो ये तरीका होगा मैथमेटिकल फार्मूला, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं सर हम इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक, तो मैं आपको लैंग्वेज बता देता हूँ, उसमें डायग्राम भी बता दूंगा अभी। तो इसमें होता क्या है कि ये जो एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। मैं पहले वेक्टर बना देता हूँ, उसके बाद फिर लैंग्वेज लिख लेंगे। तो ये जस्ट इसके अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है, म्यू एम, ठीक है, ये इसके अपोजिट होगा, ठीक, ये भी म्यू एम, ठीक है, और ये इसके अपोजिट होगा, ठीक है, इस तरह से। तो एंगुलर, ये तो एंगुलर वेक्टर है, एंगुलर वेक्टर हैं, और ये कौन से हैं, मैग्नेटिक, ठीक है, किसके, मैग्नेटिक के वेक्टर हैं, ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट इसका। और यहाँ भी ऐसी थीटा एंगल बनता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा, यहाँ भी थीटा एंगल बनेगा इस तरह से, यहाँ पर एंगल होंगे, ठीक है, इधर भी एंगल होंगे, तो ये सब एंगल बनते हैं इस तरह से, ठीक, सभी के एंगल होते हैं टोटल। जैसे ये एंगल हो गया जेड के रेस्पेक्ट में 45 हो गया, ये जेड के रेस्पेक्ट में 90 हो गया, ये जेड के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, इधर से कहीं से भी काउंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब इसका रिज़ल्ट सॉल्व करेंगे तो इसके लिए जो आंसर आता है वो आता है -h/2π, इसके लिए वैल्यू 0 आती है, और इसके लिए आता है +h/2π, ठीक है, इसके लिए वैल्यू ये आती है, ठीक। ऐसा इसकी वैल्यू इस तरह से कैसे आती है, इसकी वैल्यू ऐसे आती है कि जो ये म्यू जेड है, ठीक है, मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, डायग्राम मैंने वहाँ पर बना दिया है, ठीक है, मैं यहाँ पर लैंग्वेज लिख देता हूँ, ठीक। और अगर आप इसे वो लिखना चाहें तो ऐसे इसे कनेक्ट करके भी लिखा जाता है कि ये यहाँ से LZ है, ये है LZ, और ये अगर मैं इसे टच करा कर इधर लिख देता हूँ तो ये तो बिल्कुल बराबर में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये क्या है, ये है म्यू जेड मतलब जेड कंपोनेंट, ये म्यू जेड है, जेड कंपोनेंट है, और ये क्या है, LZ है, LZ जेड कंपोनेंट, मतलब उसके साथ कितना एंगल बना रहा है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, इस तरह से, ठीक। और ऐसे ही ऊपर भी मतलब किसी से भी रिलेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती, जेड के रेस्पेक्ट में होता है। तो म्यू एम, मैं पहले लैंग्वेज लिख देता हूँ, since the magnetic moment vector has a direction opposite to that of angular मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके अपोजिट जाता है ये, ठीक। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरह से, ठीक, इलेक्ट्रॉन ऐसे, सॉरी,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और ये ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे ये मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्या होगा, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब यहाँ क्या है, एल, एल मीन्स एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर है, अगर ये एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, म्यू एम होगा। क्या होगा, म्यू एम होगा। म्यू एम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर जस्ट एंगुलर मोमेंट का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। और ये एक दूसरे से एक न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड होते हैं। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने की रिक्वायरमेंट वैसे तो होगी नहीं कहीं भी, ठीक है, जी फैक्टर से इंक्लूड होता है। अब आपका उसका यूज़ तो कुछ है नहीं पर्टिकुलर, ठीक है ना, कोई चलो अगर आगे रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसे लिख लेंगे, ठीक। तो अभी तो हम ये लिख लेते हैं। तो ये इसका मतलब है कि अब जब हम म्यू एम की जेड की बात करेंगे तो म्यू जेड क्या होता है, म्यू एम इंटू कोस थीटा, ठीक है, ये होता है। और म्यू एम आपको पता है एंगुलर के अपोजिट होगा, तो एंगुलर वेक्टर के जस्ट अपोजिट से हम म्यू एम सोल्व करेंगे, और म्यू एम से हम क्या सोल्व कर सकते हैं, म्यू जेड सोल्व कर सकते हैं। म्यू जेड क्या है, जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का जेड कंपोनेंट होता है, ठीक। और यहाँ से म्यू एम की एक अपनी फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, और वैल्यू उसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मैं देख लेता हूँ अगर वो कहीं यूज़ होता है तो म्यू एम चलो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, यूज़ होगा तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। तो म्यू एम को अगर मैं इससे रिलेट करूँ, एल से रिलेट करता हूँ तो ये होगा, इधर लिख देता हूँ मैं, म्यू एम इक्वल टू होता है माइनस जी एल और इंटू जी एस, ठीक है। ये क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं मैं लिख देता हूँ। जी इक्वल टू होता है ई अपॉन 2 ME, ई इक्वल टू क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ME इक्वल टू क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेगेटिव साइन इसके एंगुलर की वजह से अपोजिट लगा है इसमें, ठीक है। और जी की वैल्यू फिक्स्ड होती है, ई चार्ज फिक्स है, ई अपॉन 2 ME होता है। एल तो आपको पता ही है, एल इज़ द एंगुलर मोमेंटम लिखा ही है। ये जी एस क्या है, जी एस, ठीक है, कैपिटल एस लिखा होगा, जी एस, ये स्पेसिफिक वैल्यू है, जी एस स्पेसिफिक होता है, इसे जी फैक्टर कहा जाता है, इट इज़ नोन एज जी फैक्टर। क्वांटम मैकेनिक उससे रिलेटेड है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से रिलेटेड है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है होती है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए 1 होता है, इक्वल टू 1 वैल्यू फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। और ये एक वो एक्सपेरिमेंट होता है क्वांटम मैकेनिकल में, डिरैक इक्वेशन, ठीक है। डिरैक साइंटिस्ट ने, डिरैक DIR,
DIRAC डायरेक्ट इक्वेशन। इंग्लैंड का ये एक साइंटिस्ट था जिसने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से रिलेटेड बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसी ने ही इस इक्वेशन को डिराइव किया था। डिराक इक्वेशन कहा जाता है। उसी का हमें नहीं पढ़ना है, वो ये तो यूज़ है बस, डायरेक्ट इसलिए 1 लिख रहे हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यू को 1 लिख देंगे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर म्यू एम इक्वल टू सबकी वैल्यूज़ आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा EL/2ME। ठीक है, तो ये और ये E/2ME क्या होता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो म्यू इक्वल टू L इंटू ए कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो म्यू एम मैग्नेटिक से एंगुलर से मैग्नेटिक मोमेंट भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक, और नेगेटिव वैल्यू, जीरो वैल्यू, वो सब किस तरह से आता है, वो जेड कोस थीटा के बेस पर आएगा। ये देखो कोस थीटा। ठीक है, तो ये कोस थीटा के बेस पर जब वैल्यू लेते हैं तो यहाँ नेगेटिव आता है इसी का h/2π नेगेटिव। ये वाली वैल्यू जीरो, राइट में जीरो है तो इधर भी जीरो ही आएगी क्योंकि 90। और यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू लेते हैं तो h/2π आती है तो ये प्लस h/2π आएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से इनकी न्यूमेरिकल, तो इसके लिए -1, इसके लिए 0 और इसके लिए क्या लिखते हैं +1 लिखते हैं। इसलिए ml की वैल्यू एक -1 है, एक 0 है और एक +1 है। अगर हम इसी को 5D के लिए सॉल्व करेंगे तो 5 आंसर आएंगे, इसके 5 आंसर होंगे, यानी राइट साइड में 5 वेक्टर्स होंगे और उनके जस्ट अपोजिट 5 वेक्टर होंगे, जिसमें एक का आंसर क्या आएगा -2 होगा, एक का आंसर -1 होगा, एक 0 होगा, एक +1 होगा और एक +2 होगा। ठीक, इस तरह से होता है। अब ये कंपैरिजन किया हमने +1 +2, मतलब वैसे तो वैल्यू h/2π है, लेकिन इसे अगर हम 1 मान लें तो ये +1 है, ये तो 0 रहेगा ही और ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी h/2π से सबको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई विदाउट h/2π वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व होता है कौन सा, मैग्नेटिक का। ठीक, और स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट भी अब हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी यूज़ होगा। मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, ये तो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू तो क्या था, एंगुलर मोशन था। मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द एंगुलर मोशन। एक आगे आएगा मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा स्पिनिंग करता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड होता है। ठीक, हम चाहें तो उसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक, लिख लेते हैं उसी को यहीं पर ही। ठीक है, यहीं लिख लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि जैसे ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया ना, बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला इसमें भी यूज़ होगा। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं उसको। ठीक है, तो स्पिनिंग, मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ क्या है, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एसोसिएटेड, सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूँ मैं, विल बी एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक मोमेंट, with the magnetic moment vector, with the magnetic moment vector। ठीक, opposite to the angular momentum vector, opposite to the, अभी बताया था एंगुलर के अपोजिट होता है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। इसलिए मैं यहीं पर बता रहा हूँ क्योंकि ये जस्ट उसके जैसा ही है। ठीक है, और एंगल इसके अपोजिट होता है तो बस फॉर्मूला लिख देते हैं म्यू। ठीक है, इसे बस म्यू लिखा जाता है, म्यू एम नहीं लिखते हैं। ठीक है, और या म्यू एस लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो, म्यू एस, क्योंकि ये स्पिनिंग से रिलेटेड है। ठीक, तो म्यू एस इक्वल टू, स्पिन है तो एस लिखना चाहें तो एस लिख सकते हैं। ठीक, इक्वल टू क्या होगा, -g, ठीक, इंटू एस और इंटू GS, वही उसी तरह से जैसे GS लिखा था। तो G की वैल्यू तो मैंने आपको बताया है कि G क्या होता है, अभी भी लिखा था, G इक्वल टू E/2ME।
ठीक है, ये तो इसके इक्वल है। एस किसके इक्वल है, ये भी सॉल्व कर लेंगे। एस इक्वल टू होता है अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। ठीक, स्पिन की आई की वैल्यू जो हम लिख लेंगे। और जी एस इक्वल टू क्या है, जी एस ये क्या बताया था, इट इज़ इक्वल टू 2, ये भी वही जो बताया था, जी फैक्टर होता है। ठीक है, फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम 2 इक्वल टू 2 होता है फॉर, वो तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए 1 था, फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, और किससे डिराइव्ड होगा, जो आपको बताया, इट इज़ डिराइव्ड बाय ड्रैक इक्वेशन। फिक्स्ड है, आपको कोई इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस हम उसे एडिशनल पढ़ रहे हैं तो इसलिए वैल्यू को लिख रहे हैं। एडिशनल चीज़ें हैं ये, ठीक है, इनका रेयर ही कभी यूज़ होता है, जनरल केसेस में इनका कोई यूज़ नहीं है। सीधा सीधा क्वांटम नंबर्स पढ़िए, क्वांटम नंबर से क्वेश्चन सोल्व करिए। ये तो वर्स्ट किसी रेयर केस में हम एडिशनल पढ़ रहे हैं, कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ होता है, डेरिवेशन वगैरह यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। ठीक, तो ये वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, इसे जो ये जो ई अपॉन 2 है, ठीक है, इसे एक अगले पेज पर लिख लेते हैं। म्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू बी अंडर रूट, सबकी वैल्यू पुट कर दी, एस इंटू एस प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, अब ये म्यू बी किसके इक्वल है, म्यू बी क्या हो गया, कांस्टेंट के इक्वल हो गया। कांस्टेंट क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें, इसमें एक तो किसकी वैल्यू थी, जी की वैल्यू थी, ई अपॉन 2 me। ठीक है, और किसकी वैल्यू थी, इसमें एक टर्म आ गई एच अपॉन 2 पाई इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो म्यू भी इसके इक्वल होता है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, उनसे कांस्टेंट, क्योंकि देखो एच प्लैंक कांस्टेंट है, 2 पाई 2 me मास इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो बार बार कांस्टेंट ना लिख करके क्या कर दिया, एक नया कांस्टेंट लिख दिया। इसे बोर मैग्नीटोन कहा जाता है, इट इज़ नोन एज बोर मैग्नीटोन। BM लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है इसे, BM लिखा जाता है। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, बोर मैग्नीटोन। ठीक है, और इसकी वैल्यू के लिए फिक्स्ड होती है, जूल इंटू टेस्ला पर टेस्ला, जूल इंटू पर टेस्ला आता है। 9.274 इंटू 10⁻⁻24, मतलब फिक्स्ड वैल्यू है इसकी। इसका हमें कोई रोल नहीं है, मैं लिख दूंगा अभी इसकी वैल्यू क्या है, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो म्यू ये इक्वल टू हो गया। अब एस की वैल्यू जो होती है वो एस, ये जो एस लिखा हुआ है ये होता है हाफ इंटू एन, क्योंकि स्पिन से अभी बताया मैंने, स्पिन क्या होता है, हाफ ही होता है, मतलब वैल्यू कंप्लीट फुल नहीं आती है, उसकी वैल्यू इंटीजर नहीं आती है, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, क्योंकि उसके जैसा रहेगा, मतलब आधा पोर्शन उसमें आता है, मैच करता है। ठीक है, मतलब घूम करके वो वैसा है तो प्लस वाला है, और नहीं है तो माइनस वाला है, ये आपको बताया था। तो वो हाफ वैल्यू आती है, वो अभी समझेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर में समझ लेंगे। ठीक, ये होता है टोटल स्पिन ऑफ एन एटम, एस इक्वल टू हाफ एन, मतलब टोटल स्पिन ऑफ एन एटम। ठीक है, टोटल स्पिन ऑफ एन एटम है, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ, वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एन इज़ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए फॉर्मूला क्या होगा, म्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू बी अंडर रूट हाफ एन प्लस 1 इंटू 2। देयरफॉर म्यू एस इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 इंटू म्यू बी। ठीक है, और ये तो कांस्टेंट वैल्यूज होती है, तो इसलिए बुक्स में क्या करते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं, म्यू एस इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 BM।
ऐसा लिख देते हैं। यानी बी एम किसके लिए है, बोर मैग्नेटोन म्यू बी के लिए हो गया, ये कांस्टेंट है। तो बुक्स में ज़्यादातर ये लिखा होता है, इट इज़ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब ये स्पिन का हाफ वैल्यू ही क्यों है, ठीक है, और ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, s इंटू एस प्लस वन, ये अभी इसी का पार्ट है, अभी इसमें ही डिस्कस कर लेते हैं। ये तो यहीं पर वेक्टर की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने, और फार्मूला हम वो लिख रहे थे, उसके जैसा ही फार्मूला था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब हम इसका लिखते हैं, स्पिनिंग से रिलेटेड लिखते हैं कि ये म्यू एस या ये वैल्यू क्यों आती है, या हाफ वैल्यू या ये सब क्यों आता है। ठीक है, मैं, ठीक है चलिए लिख देते हैं। लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ये सब क्योंकि क्लास में रहते हैं तो फिर ये लैंग्वेज एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ थियोरेटिकली उसे थोड़ा लिखना पड़ रहा है जिससे कि आपको याद रहे, आगे कभी भी भूल जाओ तो इसे पढ़ लो। ठीक है, ड्यू टू द spinning motion of the electron, it is associated with a magnetic moment which also interacts with the external field, with the external field as the orbital magnetic moment does। ठीक है, मतलब जैसे कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट काम करता है, अपने आप को ओरिएंटेड करता है, अपने आप इंटरेक्ट होता है, जैसे अभी समझाया है कि कोई 45 पर ओरिएंटेड हो जाएगा, कोई 90 पर हो जाएगा, कोई 135 डिग्री एंगल पर हो जाएगा। ठीक है, या और भी एंगल इसमें हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होता कि यही एंगल होंगे, और भी एंगल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एल की क्वांटिटी बढ़ेगी, एंगल्स की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह से होता है। ये तो l=1 वाला लिखा था हमने, 3 ही एंगल बने उसमें। l=2 में क्या बने, 5 एंगल बनेंगे, 5। l=3 में क्या होंगे, 7 एंगल्स बनेंगे, फिर 9, 11 ऐसे एंगल बनते चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी उतने ज़्यादा एंगल होंगे उसके। ठीक है, चलिए, तो ये स्पिन में भी ऐसे ही होता है, वो भी अपना एंगल बनाते हैं। दस द स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, दस द स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एस वेक्टर, ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसे। ठीक है, इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसा उसमें मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा था, लेकिन उसमें भी वेक्टर बन रहे थे, उसमें भी एल वेक्टर बन रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पर ये इसमें एल वेक्टर बनेगा, इसमें एल वेक्टर बनेगा, ये एल वेक्टर है, ये एल वेक्टर है, ये एल वेक्टर है। ठीक है, तो ये दीज आर एल वेक्टर्स, तो ये एल वेक्टर्स बनते हैं उसमें। इसमें क्या बनेगा, इसमें एस वेक्टर बनेगा उसी तरह से, जब वो अपने आप को ओरिएंटेड करेगा। ठीक है, तो वहाँ लैंग्वेज वो थोड़ी ज़्यादा लैंग्वेज थी। ठीक है, और वो हमने डायग्राम से भी समझ लिया था, तो इसलिए हमने उसे नहीं लिखा। इसमें डायग्राम नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें लैंग्वेज लिख लेते हैं। ठीक है, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटरैक्ट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड presses around the field direction
फील्ड डायरेक्शंस, ठीक है, एज इन द केस ऑफ, प्रेसेस का मतलब अरेंजमेंट या ओरिएंटेड, ठीक है, एज इन द केस ऑफ द ऑर्बिटल वेक्टर, केस ऑफ ऑर्बिटल वेक्टर। जैसा ऑर्बिटल वेक्टर होता है एल अपने आप को अरेंज करता है ऑर्बिटल वेक्टर, उसी तरह से ये भी अरेंज करते हैं, जैसे समझाया ना पिछले वाले में अरेंज हुआ है, बस ऐसे ही इनका भी अरेंजमेंट होता है, ठीक है। द वेक्टर एस, द वेक्टर एस कैन हैव 2s plus 1 allowed orientations, 2s plus 1 allowed orientations, ठीक है, with respect to the external